हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 सिविल इंजीनियरिंग पेपर के आंसर्स कीज का। ब्रीफ में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सब्सिक्वेंटली वीडियोस में मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बना दूंगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पेपर के सीक्वेंस पे मत जाइए, क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी मैंने पेपर सेट लिया है, इसमें पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग अ नेटवर्क। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है वो हमारा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है लेंथ ऑफ एरो शुड बी इन प्रोपोर्शन टू टाइम कंज्यूम्ड बाई दैट एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट गलत है। जो हम एरो ड्रॉ करते हैं उसका टाइम कंजम्पशन से एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं रहता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, AO1 सिस्टम ऑफ नेटवर्क, जो हमारा एरो ऑन नोड सिस्टम है नेटवर्क का, वो हमारा कंप्लीटली डमी एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, और जो पोस्ट एंड प्री ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं वो डिस्टिंक्टली शो कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, और ये लार्ज एक्टिविटीज जिन प्रोजेक्ट्स में होती हैं उसके लिए सुटेबल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है, जो कि ये अलाउ करता है द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट टू इंक्रीज इफ द कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट इंक्रीजेस। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर को रिइंबर्समेंट है वो इंक्रीज करेगा अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमारे कॉस्ट प्लस परसेंटेज फी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि कितने ब्रिक्स हमारे 15 क्यूबिक ऑफ ब्रिक वर्क में यूज करते हैं। एक क्यूबिक मीटर में आपको पता है 500 ब्रिक्स यूज किए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली 500 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी 7500 ब्रिक्स हमारे 15 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में यूज किए जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, हमारे बिल्डिंग की प्लिंथ एरिया में हम कैंटिलीवर पोर्चेस नहीं इंक्लूड करते। इंटरनल शेफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन अप टू 2 स्क्वायर मीटर तक इंक्लूड करते हैं, अगर इससे ज्यादा एरिया है तो नहीं इंक्लूड करते। लिफ्ट्स और फ्लोर लेवल पे जो वॉल का एरिया है वो हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट ऑप्शन बी है, जो फ्लोर एरिया है बिल्डिंग का, वो हमारा डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता हमारा डोर का सिल एरिया और अदर ओपनिंग्स का। ठीक है, क्यूब रेट एस्टिमेट मेथड जो है वो हमारा एक्यूरेट मेथड है, मोर एक्यूरेट मेथड एज कंपेयर टू प्लेंथ एरिया एस्टिमेट। सर्कुलेशन एरिया में हमारे एंट्रेंस हॉल का फ्लोर पे जो एरिया है वो हम इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रिगार्डिंग द एडवांटेजेस इन लाइन आर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। तो जो हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टेक्निक है वो इसमें हमारा कमांड एंड कंट्रोल इफेक्टिव होता है, सिंप्लीफाइड सिस्टम है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लेवल पे फिक्स्ड और डिफाइंड होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है। जो बॉटम लेवल का बंदा है वो टॉप लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहां पर ओनली स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 आर करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट में हमारा प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसका वेरिफिकेशन एज कंपेयर टू जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। रिस्क असेसमेंट भी हमारा इन्वॉल्व होता है और रिस्क इंपैक्ट्स का हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमारा कौन से स्टेटमेंट्स इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड करेक्ट है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल रिजल्ट्स, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इंडिकेट नहीं करता, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये इंडिकेट करता है मोर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे फिर असर्शन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट 1 दिया है कि जो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है जेल स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हमारी कम होती है एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से। बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की वो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ से एज पर जेल स्पेस थ्योरी कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन जो डी है जिसमें स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स इज द करेक्ट। ठीक है, स्पर लेंथ इज केप्ट लॉन्गर देन 1.5 to 2 times द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, इसका मैं आपको फर्दर वीडियोस में आपको इसका
रेफरेंसेस के साथ आपको एलाबोरेट कर दूंगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोथ द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन एंड बस्टन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फायर डिमांड ऑफ वाटर आर नॉट सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। ये हमारे दोनों मेथड जो है इंडियन कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज इनसे जो हमें फायर डिमांड की रिक्वायरमेंट मिलती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो कुचलिंग्स फॉर्मूला है वो हमारी लोअर वैल्यू ऑफ फायर वाटर डिमांड एस्टिमेट करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज ये हमारे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देता है कुचलिंग फॉर्मूला। तो ये स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट 1 है कि सिलेंडर कॉलम हम जब डिजाइन करते हैं तो एडिशनल मोमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जो सिलेंडर कॉलम्स हैं अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स, ये हमारे देयर इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स, और इन लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे सेकेंडरी मोमेंट्स इंड्यूस हो जाते हैं। तो लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ सिलेंडर कॉलम्स अंडर एक्सियल लोड इज सब्सटेंशियल एंड कॉजेज एडिशनल मोमेंट्स। तो दीज एडिशनल मोमेंट आर कॉज्ड बाय दिस कर्वेचर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 2 में ये कह रहा है कि जो बैटन्स हैं ये दे आर प्लेस्ड एट 40 डिग्री टू 70 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बिल्ट अप मेंबर। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे बैटन की जगह इन्होंने क्या किया, लेसिंग बार होना चाहिए था और इन्होंने उसको चेंज कर दिया बैटन से। तो लेसिंग बार जो होते हैं बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम से 40 से 70 डिग्री के बीच में इंक्लाइंड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज बैटन हमारे इस तरह अलाइन नहीं किए जाते। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच वन लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड इन द फील्ड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ चेन सर्वे। स्टेटमेंट 2 में ट्रेवर्सिंग की डेफिनेशन दी गई है, इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वे इन विच अ नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस, यहाँ पे फ्रॉम की जगह एक्चुअली इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। जो सर्वे लाइंस है दे फॉर्म द फ्रेमवर्क और डायरेक्शंस एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड, यानी डायरेक्शंस आर मेजर्ड विद एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और लेंथ्स आर मेजर्ड विद टेप और चेन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट एक दूसरे का जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद स्टरअप एरिया इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर शियर एंड टॉर्जन इज प्रोवाइडेड अलोंग ईच टर्मिनेटेड बार ओवर अ डिस्टेंस फ्रॉम द कट ऑफ पॉइंट इक्वल टू, दिस इज IS 456 कोडल प्रोविजन, दिस इज इक्वल टू 3/4 द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोटार। जो सीमेंट स्टोन चिप मोटार है, दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मोटार, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है M20, यानी FCK दिया है 20 और FE 250 यानी माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट दिया है, प्लेन बार है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि अगर हम 25 mm डायमीटर के बार्स प्रोवाइड करें इस रेनफोर्समेंट बार, और हमारी जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो दे दी 1.2। व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ एट सपोर्ट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसके लिए जो डेवलपमेंट लेंथ हमें प्रोवाइड करनी है, दिस विल बी इन द टेंशन जोन। तो प्लेन बार्स इन टेंशन के लिए जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, कोड कहता है दिस इज 5fs/4 टाउ BD। अब जो डिजाइन स्ट्रेस होगा स्टील के लिए वो हमारा 0.87 FY ले लेंगे माइल्ड स्टील के लिए। तो दिस विल बी 0.87 इंटू 250 और डायमीटर बार 25 है, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। बॉन्ड स्ट्रेस में हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे प्लेन बार्स हम यूज कर रहे हैं। तो वी मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो विल सॉल्व एंड विल गेट 1133, इसको अप्रोक्सीमेटली इतना मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है उसमें जो गिवन ग्रेड के लिए हमारी जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है डिफॉर्म बार्स में, दिस इज इंक्रीज्ड बाई 60%। और ये डिफॉर्म बार्स हमारे IS 1786 को कंफर्म करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है डिफॉर्म्ड बार्स में वो प्लेन बार्स से ज्यादा होती है 60%। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेफ लोड हमारा कैरी कर रहा है हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम, वो हमारा 1.05 यानी बेसिकली 1.05 टाइम्स द लोड कैरीड बाय सिमिलर कॉलम विद टाइज। दिस इज स्पेसिफिकेशन ऑफ IS 456।
ठीक है। उसके बाद नॉमिनल कवर टू एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने IS 456 के वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो जहां पर मैंने बताया था कि जो नॉमिनल कवर है इट इज द डिजाइन कवर जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने RCC मेंबर्स में टू प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट अगेंस्ट कोरोजन, टू प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट अगेंस्ट फायर एंड ऑल्सो टू डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट बार्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लैब डिजाइन में जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम डायमीटर और टोटल थिकनेस ऑफ द बार का जो रेशियो दैट शुड नॉट बी मोर देन 1/8, ये IS 456 का स्पेसिफिकेशन है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ एजेस द कॉर्नर्स इन टू वे स्लैब्स, वहां पर हम टॉर्जन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग के केस में जो टू वे शियर है उसमें जो हम क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2, पेरिफेरी से जो कॉलम है उसकी पेरिफेरी से d/2 डिस्टेंस पर हम क्रिटिकल सेक्शन लेंगे। तो दिस इज हाफ द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्सेप्टेड रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रेड एंड राइजर के लिए स्टेयरकेस डिजाइन में, ये आपको बता देते इट्स वेरी न्यू क्वेश्चन। जो ट्रेड और 2 टाइम्स द राइजर की वैल्यू आनी चाहिए, ये 24 to 25 इंचेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 600 mm आ जाएगा, 24 इंचेस यानी 600 mm। अगर आप BC पूनमिया बुक रेफर करोगे तो वहां पे इसकी वैल्यू जो दी है वो 500 mm दी हुई है, बट आप स्टैंडर्ड राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की बुक रेफर करोगे वहां पे 24 से 25 इंच आपको मिलेगा। और जो राइजर और ट्रेड की जो समीशन है ये हमारी जनरली 400 to 450 mm वेरी करती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। जो राइजर और ट्रेड का मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा 40,000 से 42,000 एज पर BC पूनमिया ये वेरी करता है। तो यहां पर अगर देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2 टाइम्स द राइजर प्लस ट्रेड की जो वैल्यू है वो 600 mm अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।